वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्य। मित्रों, आप सबका स्वागत है। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की लोकप्रिय कार्यक्रम श्रृंखला संवाद में आप हाजिर हुए, हम आपके आभारी हैं। दरअसल अभी आप जिस भवन में विराजमान हैं, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये पहले मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। जनवरी 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था और उसके 2 साल 8 महीने बाद यानी सितंबर 1956 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ते इसका उद्घाटन हुआ। तब से यह संस्था लगातार हिंदी की सेवा की ओर अग्रसर है। श्री बियाणी जी इसके पहले अध्यक्ष थे, तब भी मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन था, लेकिन बाद में जब बायफर्केशन हुआ, विभाजन हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में आया, तो इस मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का नाम बदलकर विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन कर दिया गया। तब से संस्था लगातार क्रियाशील है। बियाणी जी के पश्चात नवभारत पत्र समूह के संस्थापक और मुख्य संपादक बाबू राम गोपाल जी माहेश्वरी के कंधों पर इस संस्था की अध्यक्षता का भार आया। उन्होंने आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में सेवा की और काफ़ी तरक्की पे इस संस्था को पहुंचाया। माहेश्वरी जी के जाने के बाद जाने माने आयुर्वेदाचार्य और समाजसेवी पंडित शिवकरण शर्मा छागणी इस संस्था के अध्यक्ष बने। वे भी आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे और उनके पश्चात अभी फिलहाल बैद्यनाथ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश शर्मा अपने सुदृढ़ कंधों पर इस सम्मेलन की अध्यक्षता का भार बखूबी निर्वाहित कर रहे हैं। देश के जाने माने प्रख्यात पत्रकार पंडित शिव नारायण
द्विवेदी इस संस्था के प्रधानमंत्री थे। द्विवेदी जी के जाने के पश्चात श्री विनोद माहेश्वरी, जो अभी नवभारत पत्र समूह के मुख्य संपादक और प्रबंधक है, वे बड़ी कर्मठता से इस संस्था को गतिशील किए हुए हैं। कई नामवर व्यक्ति इस संस्था के साथ में जुड़े रहे, जिनमें मुख्य प्राध्यापक मधु पांडे, जिनका हाल ही में 15 दिसंबर को महाप्रयाण हुआ, और इन सब लोगों ने अपनी दूरदर्शिता, अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत से इस संस्था को जिन बुलंदियों पर पहुंचाया, वो इस बात का परिचायक है कि यदि ईमानदार और कर्मठ लोग किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाए तो कोई संस्था कितनी अधिक प्रगति कर सकती है। इस संस्था के पास में 6 हॉल है, यानी 1000 की कैपेसिटी से लेके तो 45 तक की, और दूसरा एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी है यहाँ पर, जिसमें ऐसी ऐसी दुर्लभ पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध है जो प्रायः देखने में नहीं आती। यहाँ किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता। कोई सदस्यता शुल्क नाम की यहाँ पे चीज़ नहीं है। इस संस्था के अलग अलग 5-6 उपक्रम हमने बनाए हैं, और उन उपक्रमों को संयोजन करने का, संचालित करने का भार भी हमने ऐसे व्यक्तित्वों को सौंपा है जो यहाँ लगातार यहाँ के कार्यक्रमों में शरीक होते थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि संस्था के बाहर कोई बहुत नामवर व्यक्तित्व है उसको यहाँ पे बुलाया जाए। हमारी अवधारणा यही रही है कि जो हमारे अपने बीच के व्यक्तित्व है उनको पूरा अवसर प्रदान किया जाए, ताकि एक नई पीढ़ी नए कार्यक्रमों के साथ में यहाँ पे आ सके। एक मंच है अभिनंदन मंच, जो यहाँ पे बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। अधिकांश उसमें बुजुर्ग आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, या अपना जो भी है चर्चा सत्र होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 3 मंच है यहाँ पे, एक अंतरंग, सप्तरंग और उड़ान। तीनों के अपने अपने कार्यक्रमों के एक नियम है, और उस नियम के तहत ये तीनों संस्थाएं महिलाओं के लिए कार्यक्रम करती है। एक और मंच है उभरते सितारे नाम का, जो बच्चे हैं जिनमें कला है किसी भी प्रकार की, चाहे संगीत की हो, नृत्य की हो, गाने की हो या और कुछ हो, यहाँ पे हम उनको आमंत्रित करते हैं। वे ऑडियंस के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एक और मंच है साहित्यिकी के नाम का, जिसमें साहित्यिक रचनाओं का, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, या और चर्चाएं हो, या किताबों के बारे में बातचीत हो, वो करते हैं। ये सब जब चल रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री श्री विनोद जी माहेश्वरी के मन में एक विचार आया गया कि क्यों न कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे समाज के नौजवानों को, या जो भी काम कर रहे हैं उनको, कोई एक नई दिशा या एक नया प्रोत्साहन मिल सके, और जाने कि जो महानुभाव ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, प्रगतिशील होते हैं, वो किस किस दौर से या किस किस स्टेज से आकर इन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और उसी के तहत संवाद नाम का एक कार्यक्रम यहाँ अस्तित्व में आया। लगभग 5 साल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी एक समिति है, वो तय करती है कि किन किन व्यक्तित्वों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाए, और उसमें कोई औपचारिकताएं नहीं होती, कोई कार्यक्रम का अध्यक्ष नहीं होता, कोई चीफ गेस्ट नहीं, बस जो व्यक्ति है उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं हम और बातचीत करते हैं। ये बातचीत भी स्क्रिप्टेड नहीं। आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी भी आए हैं, साहित्यकार हैं, उद्योगपति आए हैं, समाज के अन्य राजनेता भी आए हैं, लेकिन राजनीति की बात नहीं करते। कई धार्मिक व्यक्तित्वों को भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, लेकिन धर्म की बात नहीं, वो अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। और उसी के तहत आज हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पे आमंत्रित किया है जिन्हें लोग डॉक्टर विनोद आसुदानी के नाम से जानते हैं। मैं इनका परिचय देने के लिए असल में बहुत सारी बातें हैं। कई बातें अविश्वसनीय सी है, लेकिन कोई व्यक्ति कई प्रकार की सीमाओं के बावजूद किस प्रकार ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है, उसका जीता जागता जो उदाहरण है डॉक्टर विनोद आसुदानी। शुरू से ही मेरिट स्टूडेंट रहे, पढ़ाई इन्होंने कभी छोड़ी नहीं। 2 विषयों में इन्होंने PhD हासिल की, अंग्रेजी में भी, साइकोलॉजी में भी। इनको
अफ्रीका से डी.लिट की माधव उपाधि भी प्राप्त हुई। और जिस क्षेत्र में भी ये गए वहाँ पर इन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े। बहुत सारे पुरस्कार, बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। और हाल ही में भारत सरकार की जो साहित्य अकादमी है वो सर्वश्रेष्ठ अकादमी मानी जाती है पुरस्कारों के मामले में। ये सिर्फ विनोद जी का ही नहीं, आंसुदानी परिवार का ही नहीं, आंसुदानी के रिश्तेदारों का ही नहीं, बल्कि पूरे नागपुर शहर के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने साहित्य पुरस्कार हासिल किया। मैं कई पुस्तकों के रचनाकार, आपने हिंदी में लिखी है, आपने अंग्रेजी में भी लिखी है और दूसरे विषयों में भी किताबें लिखी है। यानी जहाँ पर भी इनकी दृष्टि गई उस ओर इन्होंने कदम बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात कि वो कदम बड़े सफल कदम रहे, हर जगह सफलता हाजिर हुई, इनके साथ में लगी रही। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी कर्मठता से कितनी ऊंचाइयों को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। मैं डॉक्टर विनोद आंसुदानी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आए। मालूकर जी आइए। एक मिनट थोड़ा खड़े, मैं आपको स्मृति चिन्ह। और जैसे कि हमारी परंपरा है, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो हमारी परंपरा है, स्मृति चिन्ह और उत्तरीय से हमारे अतिथि का सत्कार करने की, तो मैं अपना नाम बता दूं। मैं डॉक्टर सागर खादीवाला, यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, और यहाँ जो विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन है इनका साहित्य मंत्री। मैं विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। ये माना जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। आज कहाँ है आरती जी? हाँ, आज डॉक्टर विनोद आंसुदानी जी की धर्मपत्नी श्रीमती आरती आंसुदानी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पे आए। मैं उनका भी विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से स्वागत कर रहा हूँ। बार आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझको आपको यहाँ पे देख के इसलिए भी खुशी हो रही है कि विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जनवरी 1988 से लेकर, ये कुछ डिस्टर्ब क्या हो रहा है? साउंड तो डॉक्टर साहब, मुझको इस बात की भी खास खुशी हो रही है, आपको फिर से का मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जी, क्योंकि जनवरी 1988 से दिसंबर 2000 तक, पूरे 12 वर्ष तक विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साप्ताहिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। उसमें अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ कवियों को भी यहाँ पे खुला निमंत्रण दिया जाता था कि आप अगर कविता लिखते हैं तो आप आइए, आपके लिए मंच है, माइक है, ऑडियंस है, और बाद में अखबार के माध्यम से पब्लिसिटी का एक
नया स्वरूप है। जी जी। उसमें बहुत सारे कवि यहाँ पे आते थे जिनमें टैलेंट था। ऐसे 165 कवि यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उनमें से एक डॉक्टर विनोद आसुदानी भी हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर खादीवाला जी। सबसे पहले तो मैं विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि अपने संवाद के मंच पर मुझे हाजिर होने का जो न्योता दिया है, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जीवन में ऐसे बहुत कम क्षण होते हैं जो क्षण आप जीना चाहते हैं और सब सौभाग्य से वो आपको मौका मिल जाए और वो क्षण आप जी सकें। और मेरे जीवन के अंतर्गत भी ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि डॉक्टर सागर खादीवाला जी के समीप बैठ कर के उनके साथ मैं गुफ्तगू कर सकूं। डॉक्टर साहब, आप इजाज़त दें तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। यहाँ पर एक वार्षिक विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का समारोह होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है। तो मैं आपके नाम से तो परिचित था और विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से भी परिचित था। तो उस सम्मेलन में मैं आया और अपने मित्र को, आशिक बंसोड़ जी थे मेरे साथ, मैंने कहा ये सागर जी से मुझे मिलना है, क्योंकि उस समय तक मैं थोड़ा थोड़ा लिखना प्रारंभ कर चुका था। और जैसे स्टेज पर आपका नाम अनाउंस हुआ, मैंने कहा यही सागर जी हैं। जैसे स्टेज से उतरे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं जैसे ही आप स्टेज से उतरे मैं आपसे मिला और अपना परिचय कराया कि मैं विनोद आसुदानी हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ। तो आपने जिस खुलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्रेम के साथ आप मिले, तो बस हम तो उसी मोहब्बत के गुलाम हो गए। क्या बात है। और उस व्यक्तित्व के साथ जो उस समय भी इतने मशहूर व्यक्तित्व थे, लेखक थे, कवि थे, आज मुझे आपने आमंत्रित किया, अब मेरे साथ गुफ्तगू करने की आपने इच्छा व्यक्त की। इससे अधिक किसी भी एक शायर और कवि के लिए सौभाग्य क्या हो सकता है कि उनके सीनियर उनको इतनी मोहब्बत करें। तो डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही ऋणी हूँ आपका और विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का, क्योंकि यहाँ से मेरे उस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत होती है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जब लिखता था, जब गज़ल का दामन थामा, तो हर एक शायर के मन में एक तमन्ना होती है कि कहीं ना कहीं उसे सुनाया जाए। और जब पता चला कि ये एक ऐसा खुला मंच है जहाँ जूनियर हो, सीनियर हो, उस सभी का एक ही तरीके से मोहब्बत से स्वागत किया जाता है, तो मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं इस मंच को कभी नहीं भूलूंगा और आपके आशीर्वाद को कभी नहीं भूलूंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब। क्योंकि कला का जो भी क्षेत्र है, यानी मैं तो गदगद हूँ कि आपको वो लम्हे याद है, आपको विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन याद है। होता यह है कि परिस्थितियां बदल गई है, आजकल लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। पहले कहाँ कदम मिला, किसने कुछ प्रोत्साहन दिया, कुछ याद नहीं रहता है और लोग अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते। इनके जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़मीन को याद रखते हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अच्छा, इसके साथ ही साथ और एक बात जो इन्होंने बताई नहीं, इनकी पहली पुस्तक शायद जी बिल्कुल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। मैं वो उस दिन पर भी आ रहा हूँ। 30 जून 2002 की वह शाम थी जब मेरी पहली पुस्तक, और ये संयुक्त रूप से मेरे छोटे भाई सामने बैठे हुए हैं, राजेश आसुदानी रकीब, उनकी 50 गज़लें, मेरी 50 गज़लें और आपके यानी खादीवाला साहब के प्रक्षेप प्रकाशन के अंतर्गत अधूरा आसमां नाम से एक किताब प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर मंशा साहब अध्यक्ष के रूप में आए थे, आप थे, और वो मेरी पहली पुस्तक थी और पहली पुस्तक भी विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में उसका विमोचन हुआ था। ये भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है। मैं ये तो ठीक है, आप लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी तो आपकी कलम भी बहुत बहुत मंजी हुई है, शानदार है, सब कुछ है। आप ये बताइए कि ये कविता लिखना या कविता के प्रति जो आपका आकर्षण था, ये कैसे पैदा हुआ? मैं ये बताता हूँ कि मेरे छोटे भाई राजेश आसुदानी जो हैं, वो मेरे से पहले लिखते थे। यानी वो बहुत कच्ची उम्र से लिखते थे। जब वो 8वीं 9वीं में थे तब से लिखते थे। हमें सारे भाई बहनों को शायरी से लगाव था, साहित्य से लगाव था, और इंसिडेंटली हम लोग साहित्य के विद्यार्थी भी रहे। मैंने एमए अंग्रेजी साहित्य में की, तो हम पढ़ते थे बहुत, साहित्य को बहुत पढ़ते थे। और हिंदी भाषा में हमने राष्ट्रभाषा सभा से पंडित की परीक्षा भी पास की, तो बहुत साहित्य पढ़ने को मिला हमको, किंतु मैंने लिखा नहीं। प्राय ये होता है कि किशोरावस्था में आते आते
जब कभी थोड़ा सा दिल टूट जाता है या दिल को खरोच आ जाती है तो अरे, लोग चाहे अनचाहे शायरी के कुछ बंद, कुछ अशियार कह डालते वाह। हैं। लेकिन हमने कभी किशोरावस्था में कभी कुछ नहीं कहा, कच्ची उम्र में कभी नहीं कहा, कभी ऐसा भी कहे कि प्रियसी के आकर्षण ने भी कुछ ही नहीं कहा। मैं शायद ऐसा गजल का शायर हूं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी की मोहब्बत में बाद में शायरी प्रारंभ की। वाह, नहीं मैं तो उस पत्नी को साधुवाद देता हूँ साहब कि जो शादी जी बिल्कुल, कि मैंने ये बिल्कुल कहता हूँ, आरती जी सामने बैठी हैं, कि मैंने शादी के 1-2 साल बाद शायरी प्रारंभ की। अदरवाइज सारे शायर आप बोलो कि जब हाई स्कूल में थे, जूनियर कॉलेज में थे, कॉलेज में थे, किसी की नजरों से घायल हो गए, किसी की जुल्फों से घायल हो गए, किसी के होठों से घायल हो गए, गालों से घायल हो गए, पता नहीं कहाँ से किस किस चीज से घायल होकर के पहला अशियार निकलता है, पहला शेर निकलता है। लेकिन हमने तो साहब पक्की उम्र में शायरी चालू की तो शायद पक्की ही करते होंगे। क्या बात। नहीं, असल में ये आपकी बातें सुन के आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ मैं। क्या इरशाद। यूं तो दुनिया ने इन्हें आंखों से मजबूर देखा है, यूं तो दुनिया ने इन्हें आंखों से मजबूर देखा है, पर दिल की आंखों से इन्होंने बहुत दूर देखा है। वाह साहब, वाह वाह वाह। ये पंक्तियां पूरी तरह आपके ऊपर लागू होती। अच्छा, क्या हुआ इनका बायोडाटा आमतौर पे हम लोग मंगा लेते हैं, थोड़ा संक्षिप्त परिचय, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो मैंने शुरू से लेके आखिर तक पढ़ लिया। इन्होंने अपनी कहीं जन्म तिथि नहीं लिखी। तो मैंने कहा जिस प्रकार कई महिलाएं अपनी थोड़ा हिचकती हैं उम्र बताने से, खैर शायर की उम्र से क्या लेना देना। अच्छा, आपके जन्म यही नागपुर में हुआ? जी, जब नागपुर में हुआ, लेकिन आज भी मैं तिथि नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैसा है साहब, हम शायर हैं, जब किसी मुशायरे में कविता पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं, कुछ दिल तो अभी भी घायल होते होंगे। क्या बात है। तो एक तो घायल हो गई जिसमें पहले का। तो इसलिए तिथि नहीं बताते साहब, तिथि बताने से बड़ा गड़बड़ है, मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। हाँ, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और शायर को क्या है, ऐसा है साहब कि हर गजल जब लिखी जाती है तो जन्म की पीड़ा फिर से सहनी पड़ती है। बेशक। तो कोई भी जब अभिव्यक्ति होती है, कभी जब सृजन होता है, तो सृजन जो है वो पीड़ा से गुजर करके निकलता है। चाहे वो सृजन की जो शक्ति है वो पीड़ा की शक्ति से मिलकर के ही सृजन होता है। अगर जिस हृदय में पीड़ा नहीं है वहां सृजन होना लगभग नामुमकिन सा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आपकी बात की मैं तायद करता हूं कि सतत यातना के शूल जब इनके उर में चुभते हैं, वाह, सतत यातना के शूल जब इनके उर में चुभते हैं, तब गर्भस्थ पीड़ा का शिशु इन्हें गीत देता है। और सचमुच ऐसे गीत जब पीड़ा के तहत साथ में आते हैं तो एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो नागपुर फिर आपकी पढ़ाई वढ़ाई कहाँ पर? जी, बस एक मेरा खुद का शेर मुझे याद आ गया, जो कि दुष्यंत कुमार की धरती पर लिखा गया है कि दर्द ओढ़ता बिछाता हूँ, हाँ, इस तरह जिंदगी बिताता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। लेकिन जो भी दर्द ओढ़ने बिछाने वाली बात है जिंदगी, लेकिन इनकी कविताओं में आप देखेंगे हमेशा उदासी नहीं है, एक हौसला नजर आता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिर जैसे आप फिर मोरभौन, अच्छा ये मैट्रिक वगैरह सब मुझको मालूम है, हर जगह आप मेरिट वगैरह वाली स्थिति नहीं है जी। तो आप जब आप ये मैट्रिक वगैरह कर रहे थे जी, तो कहाँ जाने का आपका विचार हुआ, किस क्षेत्र में? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की। जब हम 10th पढ़ते थे, मेरे बड़े भाई अभी डॉक्टर घनश्याम मासूदानी, जो खुद अच्छे कहानीकार हैं, ये मौजूद है, घनश्याम जी भी मौजूद है, राजेश जी भी मौजूद है, आपकी पत्नी भी मौजूद है जी। तो हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे, क्योंकि अंधे विद्यालय घर से बहुत दूर था, जेरीपटका से। तो हम साथ दोनों बच्चों को भेजा जाए, ये हमारे अभिभावकों की इच्छा थी। तो घनश्याम जी और मैं, हम लोग साथ स्कूल में पढ़ते थे। और जब मैट्रिक में आए और हमने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया, तो ये भी बता दूं कि भारत में ऐसे पहले नेत्रहीन छात्र थे जो ओपन मेरिट लिस्ट में आए थे। क्या बात है, वाह, सचमुच। और हमने 2 प्लान रखे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए हमारा ऐसा था, ग्रेजुएशन के बाद हमको IAS करना था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करना था। उसकी हमने तैयारी भी की, उसकी हमने एग्जामिनेशन भी दी और हम इंटरव्यू तक पहुंच भी गए। लेकिन उस समय यूपीएससी ने कह दिया कि साहब आपको क्योंकि दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आपको IAS ऑफिसर्स हम अपॉइंट नहीं करेंगे, और हमारा रिजल्ट रोक दिया गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो बहुत लंबी कहानी थी, 9 साल तक
हम केस लड़ते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को कि भाई डिसेबिलिटी के लिए 3 सीट्स रिजर्व किए जाएं, 3% जॉब्स। तो आगे चल करके हमारे कई मित्र आईएएस हुए हैं, किंतु हुआ क्या, हमारी एज निकल गई, एज बार होता है उसमें, तो एज हमारी निकल गई। और मीनवाइल हमने एमए इंग्लिश कर लिया और फिर इसमें टीचिंग में आ गए। तब तक मुझे लेक्चरशिप मिल चुकी थी, तो वो कंटिन्यू किया हमने। लेकिन पहला प्लान हमारा आईएएस बनने का था, तो इसलिए आज भी जब कभी मौका मिलता है मैं आईएएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको कोचिंग देता हूँ, गाइडेंस देता रहता हूँ। यानी आपको जो चीज़ मिली नहीं, लेकिन आप दूसरों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो अगर ऐसा कहें तो दैट वाज द फर्स्ट लव। सही बात। अच्छा, ये फिर उसके बाद में तो नौकरी की तलाश शुरू हुई होंगी। बिल्कुल। तो कैसा क्या किया नौकरी के लिए आपने? वहाँ पे ये बाधाएं आई होंगी? जी, कई प्रकार की? बाधाएं अब आप इसको विडंबना कह लीजिए कि सामाजिक विडंबना है कि हम लोग, स्वर्ण पदक था हमें विश्वविद्यालय का, और विश्वविद्यालय में जब कॉलेज में जाते थे, हम इंटरव्यू देते थे, फेस करते थे। करीब करीब मैंने आपको बता दूं 22 कॉलेजेस में मैंने साक्षात्कार दिए जी, और 22 के 22 कॉलेजेस ने मुझे रिजेक्ट किया। पैसे देके विदा कर दो आरती जी से। हाँ, जी रिजेक्ट कर लिया। तो उनका ऐसा कहना था कि आप ठीक है, बहुत होशियार होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, लेकिन आप विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इंटरव्यू लेने वाले कौन थे? वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर थे, विद्वान लोग थे। यदि वो इतना भी नहीं सोच पाते कि पढ़ाई लिखाई जो होती है वो मस्तिष्क से होती है, आंखें तो एक माध्यम मात्र हैं। बेशक। तो हमारी पढ़ाई पर, तंत्र पर जरूर मैं कटाक्ष करूंगा कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें सोचना नहीं सिखाता है। हम थोड़ा भी अलग लीक से हट करके सोच ही नहीं पाते कि व्यक्ति दृष्टिहीन है तो पढ़ाएगा कैसे, ऐसा कैसे हो, मतलब इतना तक हम नहीं सोच पाते। लेकिन सब कुछ अंधेरे में नहीं है, कहीं कहीं रोशनी की किरणें भी हैं। मुझे जिस कॉलेज में मैं हूँ, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ, वहाँ डॉक्टर अनिल कायंदे हुआ करते थे उस समय डायरेक्टर। उनकी दृष्टि, वो बड़े दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्य कहा, और वो वाक्य आज भी मुझे इसलिए याद है कि कमाल के व्यक्ति थे। उन्होंने ये कहा कि विनोद जी देखिए, आप होशियार हैं इसकी तो कोई है नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मेरा कॉलेज आपको नौकरी न दे, लेकिन कोई दूसरा कॉलेज तो आपको नौकरी देगा ही, देन व्हाई नॉट माय कॉलेज। क्या बात है, क्या बात है सर। कायंदे जी के लिए तालियां हैं, कायंदे जी के लिए तालियां। तो ऐसे भी कुछ लोग मिलते गए जिंदगी के सफर में, जिनके वाक्य, जिनकी दूरदृष्टि की आज भी मैं तारीफ करता हूँ। क्या बात है। तो फिर नौकरी मिल गई आपको? जी, नौकरी मिल गई। अच्छा, नौकरी के पहले शादी हुई या नौकरी के बाद में? ये साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने जैसे कहा कि शायरी मैंने युवावस्था में नहीं की, शादी के बाद की, और मैंने शादी नौकरी से पहले की। शादी नौकरी से पहले? हाँ, जनरली लोग नौकरी पहले करते हैं, बाद में शादी करते हैं। हमने शादी पहले कर ली और नौकरी बाद में मिली, क्योंकि उस समय मैं किसी कोचिंग क्लासेस में प्राइवेट पढ़ाता था, और आरती जी से हमारा स्नेह संबंध हो गया और हमने शादी कर ली। उनके पैर, जैसे बोलते हैं ना, किसी के पैर शुभ होते हैं, उनके पैर ऐसे शुभ पड़े। जब वो हमारे घर आई, 2-3 महीने में ही मुझे परमानेंट जॉब मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आपने शब्द बड़ा अच्छा बनाया ना, स्नेह संबंध। जी, मैं 50 साल से इसमें साहित्य क्षेत्र में अभी तक ये शब्द नहीं सुना था मैंने। क्या बात है, क्या बहुत खुशी हुई मुझे कि स्नेह संबंध है। क्योंकि यदि हम ये कह लें कि विवाह हो गया, ये सब हो गया, ये तो बहुत फॉर्मल सा लगता है कि स्नेह संबंध जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। चलिए, आपकी शादी में तो हम शरीक नहीं थे, लेकिन शादी की मुबारकबाद देते हैं आपको अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा है कि शायरी और शादी, मैं क्योंकि शायराना तबीयत का व्यक्ति हूँ, वो फितरत रखता हूँ, और आपके समीप बैठता हूँ तो शायराना फितरत और बढ़ जाती है। क्या बात, क्या बात तो है, क्या क्योंकि आप तो सागर हैं जी, तो हम थोड़ा सा झरना भी बन पाए तो हमारा सौभाग्य है। तो शादी और शायरी ये ऐसे फूल हैं जिनकी सुगंध रोज ली जा सकती है। वाह वाह वाह, क्या बात। और ये तो हो गया। आप ये बताइए, ये तो सब अच्छी बातें आपने बता दी। जी जी, मैं थोड़ी सी चर्चा चाहूंगा कि लोगों को, यानी कोई भी रास्ता सरल तो नहीं होता साहब जी, कुछ उसमें रोड़े भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, ये भी होता है, भटकाव भी होता है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा एकाध चीज स्मरण हो रही है आपको कि जिसमें लगा कि यार ये चुभन अभी तक बरकरार है दिल में? होता ऐसा है कि हमारी
सभी दिव्यांगों के साथ वही त्रासदी है कि हमारे क्षमता पर विश्वास नहीं करता समाज, और बहुत बार आसपास के लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बड़ा दुख की बात है। जो हमें नहीं दिखाई देता, चले वो ठीक है, आप मुझे हाथ पकड़ कर स्टेज पर बिठा देते हैं, वो मेरी लिमिटेशन है, हाँ। लेकिन जो मेरे पास प्रतिभा है, जो मेरे पास क्षमता है, जो मेरे पास योग्यता है, यदि उस पर भी विश्वास न किया जाए, हाँ। तो उस समय हमारे हृदय के अंतर्गत एक पीड़ा उठती है। एक बहुत ही छोटी सी घटना मेरे बचपन की है, मैं 10-11 साल का रहा होगा। उस समय हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई, हाँ। और हम एक गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी की छोटी सी दुकान थी, बहुत गरीब थे। तो जब दादाजी की मृत्यु हो गई, हाँ। तो उस समय मेरे पिताजी के पास अंतिम यात्रा के लिए भी ठीक ठीक पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने अपनी बड़ी बहन से कहा और जीजा जी से कहा कि भाई कुछ पैसे उधार दे दिया जाए। हाँ। तो जीजा जी, यानी मेरे पिताजी के जीजा जी, कुछ पैसे देने लगे, और दुर्भाग्य से हमारी जो फूफी थी, उन्होंने अपने पति के कान में आकर कहा, इनको पैसे तो तुम दे रहे हो, हाँ। लेकिन इनके तो 5 बच्चे ब्लाइंड हैं, ये कब कमाएंगे, कब तुम्हें पैसा वापस करेंगे। क्या बात। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि ब्लाइंड है मतलब कमाएंगे ही नहीं। ये किस कंक्लूजन पर पहुंच गए, हमारे फूफी जी पहुंच गई। तो ये फूफी जी का सवाल नहीं था, ये बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ये पीड़ा की भी बात थी, और ये मेरे लिए प्रेरणा की भी बात थी। जब जब किसी ने कहा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमको धुन सवार हो जाती थी, हम वही करते थे, करके बताना है, वही करते थे। क्या बात है, क्या बात, क्या क्या बात है, क्या बात। अच्छा, ये तो फिर आपको नौकरी भी मिल गई जी। तो उसमें भी नौकरी करते वक्त शुरुआत में कुछ ऐसा गुजरा कि जो लगे कि वो ठीक ठाक नहीं था, या लोगों का प्रोत्साहन मिला? नहीं, प्रोत्साहन मिला, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कायदे साहब जब मैं आया कॉलेज में, तो डायरेक्टर के पद पर रहे 3-4 साल, तो वो बहुत विजनरी इंसान थे। अच्छा। तो बिल्कुल वो खुद कभी कभी मेरे क्लास में आकर के बैठते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कम है, तो मैं परमानेंट हो गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ बड़ी मोहब्बत है मेरी। और साहब, ये जो मैं पढ़ाता हूँ वो अंग्रेज़ी और सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन ये शायरी काम आ जाती है मुझे। जब जब लगता है कि क्लास में थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो मैं उनको कोई ना कोई शेर सुना देता हूँ। अच्छा। तो बच्चे फिर से मूड में आ जाते हैं और फिर पढ़ाई पर लग जाते हैं। अच्छा, ना एक आपने नई चीज़ बताई, पढ़ाई में भी अगर कविता का सहारा लिया जाए तो थोड़ा असर पैदा हो जाता है। बिल्कुल, मैं तो लेता ही हूँ, अब आज तक लेता हूँ। मैं 2-3 क्लासेस के बाद 2-4 शेर जरूर सुनाता हूँ उनको, और उनको बोल देता हूँ कि आप ठीक से पढ़ाई करें, आखिरी के 5-10 मिनट अपन शायरी सुनेंगे। क्या बात। अच्छा, तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आप आए, उसके बाद में कभी लगा कि कुछ और अपना क्षेत्र बदलना चाहिए व्यवसाय का? नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, मुझे बोलने का बड़ा शौक है। मैं उन सारे क्षेत्रों में जो है ना, दखल देने की कोशिश करता हूँ। हाँ। जहाँ बोलने का मुझे अवसर मिल जाए, जैसे क्लासरूम में मैं बोलता हूँ। फिर मैंने शायरी भी शायद इसलिए अनकॉन्शियसली चुन ली, क्योंकि मुशायरों में कोई सम्मेलन में फिर से मुझे बोलने का चांस मिलेगा। फिर साइकोलॉजी के प्रति मेरा रुझान हो गया, मैं साइकोलॉजी में PhD किया और काउंसलर बन गया। काउंसलिंग में भी ऐसा है कि आप सामने वाले की बात सुने और फिर उससे बात करें। तो जहाँ जहाँ मुझे बात करने का मौका मिलता है, फिर मैं मोटिवेशन में चला गया। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ, और 400-500 से अधिक पूरे भारत भर में सेमिनार दे चुका हूँ। तो वहाँ मैं बोलता हूँ। तो मैं अपने आप को, कोई पूछता है आप क्या है, आप क्या प्रोफेसर हैं, क्या आप शायर हैं, क्या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनको कह देता हूँ कि साहब मैं बोलक हूँ, बोलता हूँ। वाह वाह, नहीं वो तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि आपको बोलने का शौक है और आप बोलते बहुत है। हाँ। क्योंकि हमने बचपन से सुन रखा है, लेकिन साहब घर के बाहर नहीं, अरे हमने सुन रखा है कि जिन व्यक्तियों को अपने घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, मैं वही कह रहा हूँ साहब, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं घर के बाहर बोलता हूँ। और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलता हूँ। और अभी आपकी नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी बहुत ठीक ठाक चल रही है। अच्छा, एक बात ये बताइए, हाँ। ये शायद मेरे ख्याल आप जो घटनाक्रम बता रहे हैं, ये 25-30 साल पहले की बात है। मैंने ऐसा है कि क्या कहते हैं, जैसे 1997, हाँ। 1997, हाँ। ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण साल है, जी। क्योंकि यही वह साल है जिसमें मेरी शादी हुई, यही वह साल है जिसमें मुझे परमानेंट नौकरी मिली। तो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय जो 97 की बात ली है, 90s की बात ले लीजिए, और आज अपन 23-24 में जा रहे हैं। उस समय जैसा आपने बताया कि लोगों की एक मानसिकता थी कि ये काम नहीं कर पाते हैं। हाँ। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की मानसिकता बदल रही है सब।
लोग ये जानने लगे हैं कि कोई दिव्यांगता नहीं होती, कुछ नहीं, सब बढ़िया अपना काम कर सकते हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? हाँ, कुछ तो अवेयरनेस जरूर आया है। क्योंकि हुआ क्या, अब मीडिया का जमाना है ना, चाहे आपका व्यक्तिगत रूप से किसी दिव्यांग के साथ संपर्क ना भी हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए आप ये जानने लगते हैं कि ये लोग काम करते हैं। और बहुत सारी संगठन भी आए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वो सोशल अवेयरनेस निश्चित रूप से बढ़ रहा है और उसमें पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। अब आईएएस हो या और कोई एग्जामिनेशन हो, वहाँ भी दिव्यांग लोग हैं। आज बैंकिंग सेक्टर पूरा, मेरे छोटे भाई राजेश जी है, वो एजीएम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो पहले क्या बात, ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से कई सारे क्षेत्र जो है वो दृष्टिहीनों के लिए खुल चुके हैं। तो इसलिए नेचुरली वो समाज प्रबोधन भी ऑटोमेटिकली होता है उसके साथ। तो निश्चित रूप से आज बेटर सिचुएशन में हम लोग हैं। असल में बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होंगी और रहती भी है। अभी आप जो है वो तो सबको मालूम है, आपको कहानियां पढ़ने वगैरह का शौक था? बहुत। तो आप कैसा पढ़ते थे कहानी? अब उसके लिए पहले ऐसा था कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हम विद्यार्थी थे, तो कोई हमको पढ़ के सुनाता था। जैसे किताब आपके हाथ में दे दी, मैंने कह दिया सागर जी आप मुझे पढ़ के सुनाएं। तो बहुत सिंपल तरीका था, आप मुझे पढ़ के सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। और जहाँ तक स्टडीज़ का मामला है, मेरी छोटी बहन है उषा, वो हमें 2-3 घंटे रोज पढ़ के सुनाया करती थी किताबें। और फिर जैसे एक और तरीका था, उस समय ऑडियो कैसेट्स आते थे। तो आप यदि पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँगा उसी समय, और मुझे दोबारा सुनना है तो कैसेट्स प्ले करके हम लोग सुन लेते थे। तो इस तरीके से वो मामला चलता था। अब गुजरे 12-15 वर्षों से ये टेक्नोलॉजी जो आई है, इसने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। अब हमारे पास स्क्रीन रीडर्स हैं, यानी आपके मोबाइल में और कंप्यूटर में आप स्क्रीन रीडर लगा दें तो जो भी स्क्रीन पर आता है वो आपका मोबाइल या कंप्यूटर पढ़ेगा। जैसे पढ़ के आपको सुनाता है? जी, अभी जैसे ये आप मोबाइल आप देख रहे हैं, तो ये कुछ अलग किस्म का मोबाइल है? नहीं, ये आईफोन है। इसमें वो आजकल वॉइस ओवर इसमें इनबिल्ट ही आता है। अच्छा। तो जैसे ये आप बोलेगा, ये मैसेजेस 3 आवर्स अगो, ये मैं सुनकर बोल रहा हूँ, आप देख करके बोल रहे हैं, है ना? तो जैसे ये व्हाट्सएप, तो इससे व्हाट्सएप खुल गया। तो अब मुझे व्हाट्सएप देखना है, आपका अकाउंट देखना है, किसी का भी देखना है कॉन्टैक्ट, मैं देख सकूंगा। ये सर्च में चले गए, जहाँ से जो भी नाम मैं टाइप करूंगा वो मेरा स्क्रीन बोलेगा। तो मतलब आप देख करके वो फंक्शन कर रहे हैं, मैं सुन करके वो फंक्शन कर रहा हूँ। मैंने जो आपको मैसेज दिए इस कार्यक्रम के संदर्भ में, हाँ बिल्कुल, वो सब आपने सुने? बिल्कुल। और ये जो अखबार की जो समाचार मैंने भेजा था आपको, हाँ, वो भी पढ़ के बताता है? हाँ, वो भी पढ़ के बताता है, लेकिन यदि आपने इसे फोटो निकाल के भेज दिया तो वो नहीं पढ़ेगा। यदि टाइप्ड या पीडीएफ होगा तो वो पढ़ लेगा। फोटो के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर वो डाउनलोड कर लें हम लोग या ले लें तो फिर फोटो को भी डिस्क्राइब कर लेगा। तो अभी दूसरों से पढ़वाना पड़ता है कि भाई क्या? हाँ, यदि आपने क्लिक करके कुछ भेज दिया तो दूसरों से पढ़ाना पड़ेगा। आपने टाइप करके भेजा अगर तो मैं खुद पढ़ लूंगा। क्या बात है, वाह। तो अच्छा, जैसे आपके भाई साहब यहाँ रिजर्व बैंक में जी, तो वो तो बड़ा अकाउंट का बड़ा यानी बारीक हिसाब किताब होता है। तो बस वही कंप्यूटर पर तो उनके पास वहाँ साइन भी करना पड़ता है ना? तो ये क्या साइन वगैरह कैसा करते हैं? साइन तो कर सकते हैं, सिर्फ ये बताना कि भाई कागज के किस जगह पर आपको साइन करना है। तो अब वो तो क्लरिकल असिस्टेंस उनके पास उपलब्ध है, क्योंकि वो तो सारी स्क्रीन के ऊपर है। पूरा अकाउंट वो तो पूरा टाइप कर लेंगे, प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे। सिर्फ जहाँ साइन करना है तो वह थोड़ा सा ह्यूमन असिस्टेंस आपको लगता है, वहाँ पे लगता है। जी जी। और ये जो ब्रेल हुआ करती थी, हाँ, हम बचपन से वही नाम सुनते थे और दूसरा कोई साधन ही नहीं था। और उसका क्या स्थिति है? ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेल है जी। तो आज भी मैं ब्रेल का उपयोग करता हूँ। जब भी मुझे गजल के कोई शेर जहन में आते हैं, मैं अपनी ब्रेल स्लेट निकालता हूँ और ब्रेल में लिखता हूँ। ये सारी गजलें देखिए आप ब्रेल में लिखी हुई है। नहीं तो क्या इसका तरीका क्या होता है लिखने का? तरीका ये, हाँ, लिखने का तरीका ये होता है, एक स्लेट होती है जिस पर हम ये बिंदियां हैं, बेसिकली ये डॉट्स हैं, यानी ये होल्स नहीं है। आप छुएंगे तो आपको ये जो है ना थोड़ा उभार दिखता है। ये ड्राइंग शीट्स होती हैं जो इंजीनियरिंग की, मोटा कागज है, उस पर हम ये उभारते हैं। अच्छा। तो ये उसमें अलग अलग शेप्स बनते हैं। तो हर एक शेप अलग अलग अल्फाबेट होता है, जैसे ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, वो यूनिवर्सली बने हुए हैं, वो यूनिवर्सली है। तो जैसे मैंने जो कुछ लिखा है, कोई भी ब्रेल जानने वाला इसको पढ़ सकता है। अच्छा। मतलब वो यूनिवर्सल है, इट इज नॉट ए पर्सन बेस्ड नहीं है वो। अच्छा, अभी जैसा आज आपने बताया तो टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो गई, जैसा आपने बताया जी। आपका मोबाइल बहुत सारे काम कर लेता है जी। तो अभी बेल अभी भी उपयोगी है या अभी आउटडेटेड हो गई? नहीं, अभी भी उपयोगी है। कुछ मामलों में अभी भी उपयोगी। जैसे अब मुझे जैसे गजल लिखना है तो एक गजल लिखने में 2-3 घंटे लग सकते हैं आराम से, एक
शेर आप बना के लिखेंगे, तो ये मैं टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप एक लाइन लिखनी है आपको, तो आप ब्रेन में लिख लें, कागज आपके सामने है, फिर 15-20 मिनट के बाद दूसरा शेर बन गया, फिर से आप उस पर लिख लें। तो मैं सारी गजलें अपनी पहले पांडुलिपि उनकी ब्रेन में ही बनाता हूँ, बाद में डिक्टेशन देकर के जब प्रिंट कराना होता है किताब, तो बात अलग है। आज भी आप देखिए सारी गजलें ही ब्रेन में मैं लाया। अब और एक बात देखिए, यदि मुझे कभी समय में कुछ पढ़ना है, चाहे मेरे मोबाइल में सारी गजलें मैंने रिकॉर्ड भी कर ली, लेकिन कभी समय जब मैं पढ़ूंगा तो सुनकर तो नहीं पढ़ सकता, आप मुझे पढ़कर के पढ़ना है। मैं ब्रेन की कॉपी अगर मेरे सामने है तो मैं यहाँ से कोई भी गजल पढ़ करके सुना सकता हूँ श्रोताओं को। जी, अच्छा ये बताइए, जैसे आप शिक्षक तो हैं, आप बढ़िया शिक्षक का काम कर रहे हैं, हमने कलाकार भी बहुत देखे हैं, संगीतज्ञ तो बहुत एक से एक जो दृष्टिहीन थे, कवि भी बहुत हो गए सूरदास से लेकर आज तक, फिर बाद में एक वर्ग आता है, वकील का वर्ग आता है, या इंजीनियरिंग का, या और भी दूसरे अलग अलग क्षेत्र है, आर्किटेक्ट है, साइंटिस्ट है। तो ये बताइए, इन बहुत सारी कैटेगरीज में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दृष्टिहीनता के कारण आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते? ऐसा है ना, स्पेशली टेक्नोलॉजी वाले जैसे क्षेत्र हैं जहाँ नहीं जा सकते, जैसे मेडिसिन की पढ़ाई करी है, एमबीबीएस किसको करना है, जी जी, तो बहुत कठिन है। एक दो लोगों ने किया भी है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन सर्वसाधारण किसी भी दृष्टिहीन के लिए मेडिसिन की पढ़ाई करना कठिन, क्योंकि उसमें तो सर्जरी वगैरह ये वो सब देखने का काम पड़ता है। आप थ्योरेटिकली कितना भी समझ लें, आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई स्पेस साइंस है, जो है ना, जो है ये जो है एस्ट्रोनॉमी, जो है अंतरिक्ष विज्ञान है। अंतरिक्ष विज्ञान ऐसी चीज है जहां बिना देखे आप काम नहीं कर पाएंगे, बेशक। तो ऐसी कुछ चीजें जहां पर उनका जो कोर आइडिया है वो देखने पर आधारित है। अच्छा, तो दूसरा एक बात ये मानी जाती है, जैसे आप भी बचपन में हम देखते थे, या अंध विद्यालय के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो उनका ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये उसमें आते थे, और उनका एक कहना था कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो लोगों को लगता है कि हम नहीं कर सकते। उन्होंने सुई निकाली, तागा निकाला, और वो उसको पिरो के बताया उसने। ये हो सकता है, ये प्रैक्टिस का मामला है। सुई निकाली, उसमें धागा डाल दिया, धागे से आप सिलाई कढ़ाई भी कर लें, ये भी हो सकता है। जैसे हमारी बहनें थी तो बड़ी नेत्री, बहुत ही अच्छा खाना भी बना देती थी, रोटी बना देती थी, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस का मामला है, ये हो सकता है। यहाँ दृष्टि असेंशियल नहीं है, आप बाकी सेंसेस से भी काम ले सकते हैं। जहाँ दृष्टि असेंशियल है, अनिवार्य है, वो काम सिर्फ नहीं हो पाएगा। वकालत का पेशा तो वकालत का पेशा हो सकता है। मेरे छोटे राजेश जी बैठे हैं, खुद LLB LLM है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कई सारे हमारे दोस्त हैं, वो वकील हैं बाकायदा। वो क्योंकि वकालत का पेशा ऐसा है ना, वहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल पावर काम करता है, आपका आर्गुमेंट काम करता है। आपकी किताबें तो ब्रेन में भी हो सकती हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती हैं। आप जब कोर्ट में खड़ा करके बहस करेंगे, तो वहाँ पर आपको ब्रेन का काम है, वहाँ करने का काम नहीं है। और वैसे भी बड़ा एक अजीब सी कहावत है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, कानून जो होता है वो अंधा होता है। अरे क्या बात है, तो वकील अगर अंधा हो गया तो क्या दिक्कत है? क्या? अच्छा, दूसरा हमने सुना, बचपन सुनते आए हैं कि जो नाबीना होते हैं, दृष्टिहीन, तो उनको ईश्वर एक छठी इंद्रिय देता है, महसूस करिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अब छठी इंद्रिय ये बोलने के व्यवहार के रूप में तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। अब ऐसा है साहब कि हमें दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता मतलब वो काम तो हमको करने हैं ना, तो वो काम करने के लिए, वो काम करने के लिए जहां पर दृष्टि की आवश्यकता है किंतु दृष्टि नहीं है, तो बाकी जो हमारे इंद्रिय है उसको काम में लाते हैं। जैसे सुनना, ठीक है, यहाँ स्पर्श की इंद्रिय, जैसे पढ़ाई के लिए लोग आंखें काम में आती है उनकी, हमारे उंगलियां काम में आती है। यदि आप मेरे सामने आकर के दो शब्द बोलेंगे, आपकी आवाज से मैं क्योंकि परिचित हूँ, मैं पहचान लूंगा कि डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं, तो दूसरे लोग आपको देख करके पहचान लेंगे, मैं आपकी आवाज सुन करके पहचान लूंगा। तो हम कानों से और अपने स्पर्श की इंद्रिय से ज्यादा काम लेते हैं, और इसलिए लोग कहते हैं कि हम तो सुन करके लोगों को नहीं पहचान सकते, हम तो छू करके चीजों को नहीं पहचान सकते। क्योंकि हम पहचान सकते हैं इसलिए लोग इसे छठी इंद्रिय का नाम दे देते हैं। अच्छा, कुछ गंध का विश्लेषण करने की भी शक्ति बढ़ जाती है? हाँ, नेचुरली है, क्योंकि हम गंध पर भी थोड़े ज्यादा आधारित होते हैं जी। तो गंध से भी चीजें, जैसे बहुत बार कैसा होता है कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ब्रेड है आपके घर, अब ये ब्रेड खराब हो गई है या अभी भी ठीक है, खाई जा सकती है, आप देख करके भी पहचान लेंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली उसे नाक के पास ले जाऊंगा और सूंघ लूंगा। यदि उसमें से स्मेल आ रही है मतलब वो खाने लायक नहीं है।
नहीं, वो तो जो मैं छठी इंद्री की बात इसलिए किया, एक बार आपको सही किस्सा बताता हूँ। हम लक्ष्मी नगर की तरफ जा रहे थे, कार में हमारे साथ विनोद जी भी मौजूद थे, हम 3-4। तो जब वो लक्ष्मी नगर पास में आया तो ये समझ में नहीं आया कि कहाँ मुड़ना और कहाँ जाना, तो ये हमको डिक्टेट कर रहे थे कि अभी बायां लीजिए फिर ये कीजिए। ये तो कि आप बाएं मुड़ जाइए फिर दूसरी गली में जाइए, और सचमुच में इनके बोलने पे, इनके देखने पे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी उसमें। एक हाँ, बड़ी एक अजीब चीज थी वो। बिल्कुल, तो वो परिचय हो गया था शहरों से। और ऐसा है ना, हम लोग बहुत रास्तों पर भटके हैं कहूँगा। जी हाँ। स्कूल इधर ही थी, पश्चिम नागपुर में आया जाया करते थे। कभी कभी बसेस, तो बस कुछ बसेस के बारे में नागपुर में तो कुछ कह नहीं सकते, कब आएगा एक तो ठीक, ना आए तो ठीक, तो हम पैदल ही निकल पड़ते थे। तो सारे रास्तों से हमारा परिचय बड़ा अच्छा हुआ था, तो पता चलता था कहाँ से मुड़ा जाए। अभी ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ, ये आपके अकेले की नहीं, एक इस प्रकार के लाखों लोगों की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल देश समाज में जो होता है, करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? अखबार तो आप ब्रेल में नहीं आता इसलिए पढ़ नहीं सकते। नहीं, तो अभी तो बहुत आसान है ना। करंट अफेयर्स का मामला ऐसा है, जैसे पहले भी हम रेडियो सुनते थे, जी हाँ। आज तक रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन सुनते हैं, अब तो स्मार्ट फोन है, आप इमीडिएटली कहेंगे आज के हेडलाइंस बताएं, आप हेडलाइंस आ जाएंगे आपके फोन पर, बोलकर कोई बता देगा। तो आज तो बहुत आसान है करंट अफेयर्स का ट्रैक रखना। यानी बाकायद आप उससे जुड़े हुए हैं? जी जी, मैं तो बिल्कुल जुड़ा। मेरी आज भी आदत है, जब तक सुबह न्यूज नहीं सुनता तब तक हमें जो है ना नाश्ता हजम नहीं होता। न्यूज सुनता है टीवी पे या रेडियो पर? मैं आज भी रेडियो प्रेफर करता हूँ, रेडियो अच्छा। पर सुनता हूँ, तो इसलिए मैं अप टू डेट रहता हूँ करंट अफेयर्स के मामले में। जी जी। और ये जो राजनीतिक उठा बिल्कुल बिल्कुल वगैरह वगैरह, सभी पर नजर रहती तो है। आप इसका भी बिल्कुल विश्लेषण करते हैं? बिल्कुल, राजनीति का, सामाजिक घटनाओं का, सभी का, आर्थिक घटनाओं का जो भी देश विदेश में हो रही है, सभी का विवेचन करता हूँ। मुझे बड़ा शौक है उस मामले में। अच्छा, कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं आप? शॉपिंग में जिनके साथ हमारा स्नेह संबंध है वो जाती है। अच्छा, वो आपके ओर से शॉपिंग करते हमारी ओर से शॉपिंग करती है। अच्छा। और हम शॉपिंग में, अब ऐसा है कि एक गजल के कुछ बंद याद आएगा, उसमें शॉपिंग का भी एक शेर है, सुनाइए। मैं सुनाई दूंगा। पहले दूसरे बंद सुना देता हूँ, उसमें शॉपिंग वाले शेर पर आऊंगा मैं। हर लम्हे का कत्ल किया है, वाह। हर लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर इतिहास रचा है। वाह 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 वाह। हर लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर इतिहास रचा है। और शेर है कि हर लम्हे का पूछ इल्म ये सीख इल्म ये नेताओं से। हाँ। आपने राजनीति की बात की, जी हाँ। सीख इल्म ये नेताओं से, हाँ। नींद पुरानी ख्वाब नया है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। सीख इल्म ये नेताओं से, नींद पुरानी ख्वाब नया। ख्वाब नया है। और ये शेर बहुत दूर तक जाएगा। कुछ तो पुराने बर्तन घर में, कुछ तो पुराने कुछ बर्तन तो घर में। पुराने बर्तन घर में, रहने दो अम्मा ने कहा है। क्या बात है, हाय 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 हाय। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कुछ है। तो क्या पुराने बर्तन घर में, कुछ तो पुराने बर्तन घर में, रहने दो अम्मा ने अम्मा ने कहा है। और ये मेरी पहुंच से हर शय बाहर, आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं ना? जी जी। मेरी पहुंच से हर शय बाहर, विंडो शॉपिंग शौक रहा है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। एक विंडो बड़ा गहरा शॉपिंग- मतलब है। विंडो शॉपिंग हाँ। शौक रहा है। वाह। मेरी पहुंच से हर शय बाहर, विंडो शॉपिंग शौक रहा है। तू भी कितना बेबस भगवान, हाँ हाँ तू हाँ भी हाँ। कितना बेबस भगवान, हमें देर से पता चला है। क्या बात है, हाय 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 हाय, क्या देर मार्मिक। से पता चला, क्या हर लम्हे मार्मिक। का, हर लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर इतिहास रचा है। क्या बात है। अच्छा, कभी आपके मन में विचार आया कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? मैं सही बताऊं, हाँ। विचार नहीं आया। आज भी बस सेवा से निवृत्त हो जाऊं तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा पॉलिटिक्स में जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि मैं मानता आपको नहीं आप भी बाद में कहना अपनी बात। ये बताइए, ये जो पॉलिटिक्स के पैतरे हैं, हाँ। कुटिलता है, हाँ। कमीनापन है, हाँ। नीचता है, हाँ। बेईमानी है, जी। झूठ है, जी। क्या ये आप आत्मसात कर पाओगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो है, लेकिन इसको हम पूरे तरीके से अगर उपेक्षित करने के ऐसा ही है, वहां कोई जाए ही नहीं। कम से कम ऐसा होगा कि हम जाएंगे, हम सफल हो या ना हो, किंतु ये दुनिया देखेगी कि इसके पास इतने गट्स थे कि इस क्षेत्र में भी उतर गया और कुछ करने की हिम्मत रखता है। आप उतरिए
हमारा पूरा समर्थन आपको, हमारी शुभकामनाएं और क्यों आपको। उतरना चाहता हूं ये भी सही। मैं बता दूं आपको। जी। मैं इसलिए नहीं उतरना चाहता हूं कि मैं सिस्टम को ठीक कर दूंगा। सिस्टम ठीक एकदम से नहीं होता है, लेकिन कहां कहां कुछ अच्छे लोग भी राजनीति में रहे हैं, ये आप और हम सभी लोग बेशक, जानते हैं। बेशक, तो बेशक। उन अच्छे लोगों में हमारी भी गिनती हो जाएगी, एक ये बात। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंतर्गत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्पेस मिलना चाहिए, उसकी जगह मिलनी चाहिए। तो इस भारत में लगभग 10 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से विकलांग हैं, जी। दिव्यांग हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंतर्गत उनका प्रतिनिधित्व कहां है? कौन सी लोकसभा में, कौन से राज्यसभा में, कौन से नहीं विधानसभा के अंतर्गत कोई विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ है? नहीं। यदि नहीं बैठा हुआ है तो हम बैठने की कोशिश करेंगे। मैं हूं या कोई और भी विकलांग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जी। लेकिन विकलांगों की आवाज वहां तक जानी चाहिए, प्रतिनिधित्व तो उनको मिलना चाहिए। या वसीम बरेलवी साहब की 2-3 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि अपने साये को इतना समझाने दे, हाँ, अपने साये को इतना समझाने दे, मेरे हिस्से की धूप मुझ तक आने दे। आए हाय हाय अपने हाय। साये को क्या इतना बात है। समझाने दे, मेरे हिस्से की धूप मुझ तक आने दे। मैं भी इस बाग का एक परिंदा हूं, मुझको भी मेरी आवाज में गाने दे। क्या बात है, क्या बात है। और विनोद जी, मैं एक बात पूछना चाहूँ, आपने याद दिला दी उसकी, कि हर किसी ने ये जो होता है राजनीति, सत्ता व्यवस्था या सारे प्रबंधन, इसमें आम नागरिक ने भी इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है? और खास चाणक्य ने तो कहा है कि बुद्धिजीवी, कलाकार, साहित्यकार, ये इन्होंने अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आईना नहीं दिखाएंगे तो ये शासन सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। जो साहित्यकार है, जो लिखता है, पहली बात तो हमें ये मानना चाहिए, लिखनी, उसकी लेखनी यदि किसी दूसरे के अधीन है तो वो लेखक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। लेखक जब कलम अपने हाथ में पकड़ता है तभी वो लेखक है। यदि उसकी कलम कहीं दूसरे से परोक्ष अपरोक्ष रूप से संचालित हो रही है, चाहे देखने में उसी के भी हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैं तो कम से कम लेखक या साहित्यकार नहीं मानता। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और स्वतंत्र तरीके से जब लेखक लिखता है, वो चाहे किसी सत्ता के खिलाफ हो, किसी सिस्टम के खिलाफ हो, किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ हो, चाहे वो ईश्वर के भी खिलाफ क्यों नहीं हो, लेकिन साहित्यकार, एक कवि के पास उतनी प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अपने हृदय के उद्गारों को बिना किसी से डरे, हाय, 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 क्या बात, क्या बात है, किए हुए क्या बात, सही क्या बात। अर्थों में स्थापित कर दे अपने शब्दों के माध्यम से। एक मेरा शेर है और मैंने वो बिल्कुल ईश्वर को संबोधित किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बनाए हुए कुदरत में कुछ कमियां नहीं है, कमियां वहां भी है। सामाजिक और आर्थिक और जो राजनीतिक तंत्र है उसमें भी कमियां हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कमियां हैं। तो एक लेखक की दृष्टि इतनी पहली होनी चाहिए, उसको अगर कहीं भी सिस्टम के अंदर छोटी सी भी दरार महसूस हो तो ये दरार है, ये कहने की ताकत उसके पास। क्या बात है साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक शेर है, और आपको याद होगा अधूरा आसमां के कवर पेज पर जी। हम लोगों ने इस शेर को रखा था कि ज़मीं पर गर खुदा तेरा घर होता, ज़मीं पर गर खुदा तेरा घर होता, मेरी तरह तू भी दर बदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो है। अब तो खुदा को भी नहीं छोड़ते, तो फिर ये सिस्टम्स क्या करेंगे? आज के वातावरण में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जो हम नए लिखने वाले लोग हैं या जो भी जिनके हाथ में कलम है ऐसा वो समझते हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैं वही कहूंगा कि कलम जो है, किसी विशिष्ट विचारधारा को पकड़ करके यदि वो कलम चल रही है, किसी भी विशिष्ट विचारधारा, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी विशिष्ट विचारधारा को प्रसारित और प्रचारित करना साहित्यकार के कलम का काम ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि एक जो साहित्यकार होता है उसके लिए पहला और अंतिम पड़ाव एक ही होता है, वो होता है मानवीय मूल्य। यदि आपके कलम के माध्यम से मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार संगोपन हो रहा है तो निश्चित रूप से आप एक कवि हैं, एक आप शायर हैं, साहित्यकार हैं। यदि आप कहीं भी किसी जाति, वर्ग, धर्म, राष्ट्र, भाषा के संकीर्ण लकीरों के बीच को अपनी कलम को कैद रखेंगे
तो निश्चित रूप से आप अपने साथ नहीं कलम के साथ अन्याय कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ साहित्य क्षेत्र भी होने लगे तो फिर तो वो दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य है। और जो साहित्य के प्रति समर्पित है उसको कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो इस किसी भी बंधन को, जिसको बोलते हैं मराठी मध्ये म्हणतात झुकारून देणे, त्या बंधनाला आपला झुकारून द्यायचा है। वी हैव टू रिजेक्ट ऑल दीज लिमिटेशंस और स्वतंत्र भाव से हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुझे कौन सा पुरस्कार मिलेगा, कौन सा सम्मान होगा, नहीं होगा। लेकिन मेरे विवेक बुद्धि को जो बात पटती है उसको मैं शब्दों के माध्यम से, शब्दों में बांधकर समाज के समक्ष, आप सभी के समक्ष रखूंगा। इतने गट्स मुझे लगता है हर एक साहित्यकार के अंतर्गत होने चाहिए। यदि हम साहित्य को कुछ और हासिल करने का माध्यम जिस दिन बना देंगे उस दिन निश्चित रूप से साहित्य में से साहित्यिकता विलुप्त हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। कोई ऐसा साहित्य की कोई विशेष विधा या उसमें आए हुए कोई संदर्भ आपको याद आते हैं कि जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया है कुछ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब कैसा है कि मैं खास कविता से मेरा ज्यादा वास्ता रहा है जी, और कविता पर भी, मैंने गजल पर मेरी काफी नजर रही है। और गजल को मैं बहुत ही सशक्त माध्यम मानता हूँ कि गजल में के 2 मिसरों में, 2 शेर में आप संपूर्ण कहानी, संपूर्ण उपन्यास, संपूर्ण नाटक, संपूर्ण युग के तत्व को समाहित कर सकते हैं। ये गजल की ताकत है बेशक। और खास करके मैं बहुभाषीय हूँ तो सिंधी, हिंदी, उर्दू और कुछ हद तक मराठी गजल को भी समझता हूँ। तो मैं खास करके सिंधी गजल की बात करूंगा क्योंकि मुझे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये सिंधी गजल के मजमूए पर, यानी संग्रह पर हाथ पकड़ना, इस मजमूए पर मिला है। और हमारे सिंधी गजल में अर्जुन हासिल, वासुदेव मोही जैसे बड़े उस्ताद हुए हैं, उन्होंने गजल को एक नया मोड़ दिया। और वो मोड़ उर्दू और हिंदी में भी कहीं कहीं मुझे दिखाई देता है कि गजल को हमने सिर्फ जज्बात को इजहार करने का माध्यम नहीं माना, हमने गजल के अंतर्गत एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट भी इन उस्तादों ने लाया है। और मेरे गजल में भी आपको सिर्फ एहसास और जज्बात, प्यार मोहब्बत, वफा बेवफा, गुल परवान, गुल शम्मा, मैखाना, ये नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करने वाले बातें भी मिलेगी। तो ये जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है, जो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है, ये मुझे मेरी गजल में आपको मिलेगा, जिसको पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटी बोलते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद, आप कहीं न कहीं आपको मेरी गजलों के अंतर्गत जरूर दिखाई देगी। तो ये गजल की सफलता है और गजल की शक्ति भी है। और बीच बीच में, और मैं एक बात मानता हूं, यदि हमें किसी भी सिस्टम का, किसी भी तंत्र का विरोध करना है तो हमें नारेबाजी से बाज आना चाहिए। गजल में, साहित्य में नारेबाजी नहीं होती, प्रोपागेंडा नहीं होता। हमें अपनी बात कलात्मक ढंग से, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि हमारी बातों का जो इजहार होना चाहिए, जो तख्लीक होनी चाहिए, वो फनी अंदाज में होनी चाहिए। यदि फनी अंदाज आपके पास है तो बात बड़ी दूर तक चली जाती है, बड़ी दूर तक जाती है। जैसे मैं बात कर रहा था दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व की, इसी बात को मैंने अपने एक शेर में बांधा है जी। यानी अंधेरा और रोशनी, इसको आप प्रतीक मान लें, और उस प्रतीकों के माध्यम से मैंने उनकी जो पहचान है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, उनकी पहचान को आवाज देने की कोशिश की है। कि गजल का शेर ऐसा है कि दिखाई दे न दे, दिखाई दे न दे, ऐसी भी कोई रोशनी हो। वाह वाह वाह, प्रतिनिधित्व नहीं है जो बड़े बड़े रोशनी दिखाई दे न दे, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी भी रोशनी जो दिखाई नहीं, हमने क्या मान लिया कि रोशनी दिखाई देगी। साहब ये सिर्फ बाहरी बात है, आप गहराई में उतरते हैं, ऐसी भी रोशनियां हैं, ऐसे भी उजाले हैं जो दिखाई नहीं देते। दिखाई दे न दे, ऐसी भी रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। क्या बात है, क्या बात। दिखाई दे न दे, ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई जुदा पहचान भी होगी। और मैंने कहा कि मैं उस तंत्र का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि इसलिए बनूंगा कि हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही। क्या बात है, क्या बात है। हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी, और बुझा देता है सागर प्यास। ये सच है, मगर फिर भी सागर साहब कि बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है, मगर फिर भी जुदा पहचान खोते ही
नदी हर रो पड़ी होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और ये शेर क्या बात है। कि इस संघर्षों में हमको रास्ता कैसे मिलता चला जाता है, ये भी आप देखेंगे किस कलात्मक ढंग से मैंने इस गजल के शेर में वो बात उतार दी है। न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई हो। क्या है, क्या बात है, हिसाबों की किताबों में हिसाबों वाह। न जाने क्या कैसे बात है, सारे क्या हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। क्या बात है, क्या एक बात आपको बता दूं, डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया है साहित्य, अब बड़े बड़े पुरस्कार मैंने 50-50 हजार रुपए के, 1-1 लाख रुपए, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, अखिल भारतीय जीवन गौरव, उसके भी, हाँ उसके भी आप सदस्य गवर्नमेंट ने बनाया था इनको। और अभी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसका खास करके वो ध्यान में आया कि साहित्य अकादमी ने आपको गौरवान्वित किया सिंधी भाषा के तौर में, तो डॉक्टर साहब ये साहित्य अकादमी तक आपकी ये साहित्य यात्रा पहुंची कैसे? मैं करीब 15 सालों से जो साहित्य अकादमी के जो सेमिनार्स होते हैं, हमें रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है, खास करके सिंधी गजल पर, सिंधी साहित्य पर। तो और मैं 2013 से 2017 तक पहले साहित्य अकादमी की 24 भाषाओं के सलाहकार मंडल होते हैं, हर भाषा का एक सलाहकार मंडल होता है। जैसे मराठी का एक एडवाइजरी बोर्ड होगा साहित्य अकादमी का, सेंट्रल साहित्य अकादमी का, सिंधी का होगा, गुजराती का होगा, कोंकणी का होगा, हर भाषा का होता है। तो मैं उस सिंधी के एडवाइजरी बोर्ड पर 5 साल तक मनोनीत था, नॉमिनेटेड था, और वर्तमान में भी मैं सेकंड टर्म के लिए फिर से 5 साल की मैं सेंट्रल साहित्य अकादमी के एडवाइजरी बोर्ड पर नॉमिनेटेड हूँ, एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो आप, मैंने देखा है बायोडाटा में, आप तो बाकायदा पीएचडी के गाइड भी हैं जी। तो ये जो स्टूडेंट अपना काम लेके आते हैं आपके पास, क्योंकि तो रिसर्च का काम है, बड़ा बारीक काम होता है, आप कैसे टैकल करते हैं इनको? मैं बड़े प्रामाणिकता के साथ टैकल करता हूँ, बाकी तो कटाक्ष है ही पूरे एजुकेशन सिस्टम पर, तो मैं प्रामाणिकता के साथ उसको टैकल करता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बड़े सिंसियर हैं, वो आते हैं, मुझे पढ़ के बताते हैं, अपना रिसर्च गुफ्तगू करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ताकि हम चीजों को समझ सकें। क्योंकि मैं साहित्य का सुपरवाइजर हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का पीएचडी सुपरवाइजर, तो साहित्य की बात होती है, तो साहित्य में जो मर्म छुपा हुआ है वो बातचीत के माध्यम से बहुत बार सामने आ जाता है, और फिर आप उसे रिसर्च के रूप में मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और डॉक्टर साहब, दूसरी ये बात जो है कि आपने जैसा अभी बताया कि आप उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, सिंधी में भी लिखते हैं, ज्यादा रुझान आपका किस भाषा की तरफ है? साहब, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि अंग्रेजी मुझे रोजी रोटी देती है, हिंदी मुझे अपने राष्ट्र के साथ जोड़ती है, लेकिन मेरी मातृभाषा सिंधी मुझे अपने सपने देती है। वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात उसमें। और जो आपकी कविताएं हैं, क्या कोई कवि प्रेम का कवि होता है, कोई व्यंग का होता है, कोई वीर गाथा का होता है, कोई धार्मिक प्रवचन की बात करता है, कोई हास्य का होता है, आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है? मानवीय मूल्यों की तरफ, मानवीय, यानी आप चेतना के कवि? चेतना की कवि है। मैं उस चेतना के प्रति समर्पित हूँ जो हमें इंसान को इंसान बनाती है, और बहुत बार वो चेतना कहीं धुंधली नजर आती है मुझे, कहीं उस चेतना में कहीं दरारें नजर आती हैं, कभी उस चेतना में विडंबनाएं नजर आती हैं, कभी उस चेतना के अंतर्गत मुझे विसंगतियां नजर आती हैं, कभी उस चेतना का चेहरा धुंधला सा पड़ा हुआ, उसकी आवाज कहीं कहीं धीमी होती नजर आती है। तो मुझे लगता है कि उस चेतना के अंतर्गत एक चैतन्य अगर मैं भर सकूं अपनी गजल के माध्यम से, तो शायद मैं अपने आप खुद के साथ न्याय कर पाऊंगा। क्या बात है। मैं चाहता हूँ, कुछ लोग चेहरे पे मैं प्रश्न देख रहा हूँ जिज्ञासा, कोई अगर अपना प्रश्न पूछना चाहता है डॉक्टर साहब से तो। हाँ, राजेश जी, राजेश आसुदानी जी। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, संवाद चल रहा है, सागर जी कर रहे हैं सबकी ओर से। मेरा प्रश्न थोड़ा ये है जी, कि आपने कहा कि मानवीय चेतना सर्वोपरि होनी चाहिए, ठीक है, तो सर्वोपरि मानवीय चेतना चाहिए, न कि कोई विचारधारा या कोई। जी बिल्कुल, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कलाकार के लिए मानवीय चेतना ही सर्वोपरि होनी चाहिए, और उसमें जहाँ जहाँ दरारें, जहाँ जहाँ विसंगतियाँ नजर आए, परिलक्षित करना ये कर्तव्य है।
जी आपने जी साथ साथ ये भी कहा हाँ कि एक कलाकार या एक कवि उपदेशक नहीं हो सकता। उपदेशात्मकता जो है वो कला की दुश्मन है। तो अब जबकि मानवीय चेतना को आगे बढ़ाना है बिना उपदेशात्मकता के, तो ये कला कैसे साधती है? आपने कैसे साधी और कैसे साधी जाए? हम जैसे जो कलाकार हैं, लिखने वाले हैं, उन सब की ओर से ये प्रश्न है कि एक तरफ तो उपदेशात्मकता न हो और दूसरी तरफ लेकिन मानवीय चेतना को तो आगे बढ़ाना है, तो वो वहां और देयर हैज टू बी समथिंग कंस्ट्रक्टेड। केवल हम विसंगतियां पॉइंट आउट करके तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ रचना, कुछ बनाना तो होगा। तो ये बात कवि या लेखक या कलाकार कैसे सामने रखे? बिल्कुल जी, मैं जैसे पहले भी मैंने इंगित किया जी कि किसी भी कवि के लिए या साहित्यकार के लिए एक ही लिटमस टेस्ट होता है। आप जो जी। कुछ लिख रहे हैं जी क्या वो कलात्मक ढंग से पेश किया गया है, कलात्मक ढंग से लिखा गया है? यदि आप कलात्मक ढंग से चीजों को लिखें तो उसमें उपदेशात्मकता आपको नजर नहीं आती, क्योंकि कला जो है इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। whatever thoughts, whatever emotions you have, and if you express them as it is, then that becomes a message. But the true poet, a true writer, must have transformative power. Once you transform them, once you metamorphose them, they come out in altogether different form. यानी एक कलाकार के पास उसको परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास जो विचार है, आपके पास जो भावना है, यदि मैं अपने व्यक्तिगत टुकड़े, दर्द, पीड़ा किसी को बताऊं गजल के माध्यम से, तो मेरी गजल क्यों पड़ेगा कोई? इस व्यक्तिगत पीड़ा को मैं परिवर्तित करके एक ब्रह्मांड के पीड़ा में यदि परिवर्तित कर दूं और ऐसा लगे कि ये मेरी पीड़ा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा है, ये मेरी खुशी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की खुशी है, जो भी उसको पढ़े वो कहीं ना कहीं उसके साथ अपने आप को जोड़ सके, तो तभी वो चीजें लोगों तक पहुंचती है। मेरी चीज मेरी ना रहे, वो सबकी बन जाए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर अगर किसी राइटर के पास है, तो वही राइटर बहुत आगे तक जा सकता है। क्या बात है। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? अब मैं थोड़ी सी, हाँ हाँ पूछिए, कहिए। जी जी सर, ये आप जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक जिज्ञासा मुझे थोड़ी सी थी, आपने स्नेह संबंध की बात की थी कुछ देर पहले, तो मतलब जितना आप कह सकें उस कहानी पे मैं थोड़ा सा आपसे बाद में सुनना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी जो अभी विषय चालू है उसके बाद। धन्यवाद। यहीं पे कि अकेले में? नहीं सर, यहीं पे अकेले में हम मिलते हैं, हम महीने में एक बार मिलते हैं सर, अकेले में। तो ऐसा है रौनक, ऐसा है, मैंने स्नेह संबंध की बात की, तो स्नेह संबंध किसी के साथ भी हो सकता है। बेशक, जब हम स्नेह संबंध को किसी बाकी संबंध का नाम दे देते हैं तो निश्चित रूप से स्नेह थोड़ा कम हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा कि मेरी पत्नी है, मैंने कहा इनके साथ स्नेह संबंध है। तो जब आप कहेंगे पत्नी, तो एक रोल डिफाइन हो जाता है उसका। तो स्नेह संबंध जो है वो अनलिमिटेड स्नेह की बात करता है। क्या बात है। अच्छा, एक प्रश्न मैंने जानबूझ के सबसे पहले नहीं पूछा, जो आमतौर पे लोगों के ध्यान में आता है। आपने जैसा बताया कि आप तीनों भाई और दो ऐसा पांचों जो भी संतानें थी, उनको ये एक तकलीफ मिली है। क्या इस पर आपने कुछ रिसर्च किया कि क्यों मिली है या क्या कारण? हाँ बिल्कुल रिसर्च तो किया, क्योंकि हम 8 भाई बहनों में से 5 जन्म से नेत्रहीन है। ये बहुत रेयर है। मतलब अब ऐसा है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ एक ही उत्तर है कि अनुवांशिकता हो सकती है। अब अनुवांशिकता तो साहब ऐसा है, किसी भी व्यक्ति को 2, 3, 4 पीढ़ियां तो याद रहेंगी। मेरे दादाजी थे, उनको 2-3 पीढ़ियां और याद थी, अब 6 पीढ़ियों तक तो सहजता के साथ जा सकते हैं पीछे। लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 50 पीढ़ी पहले भी कोई दृष्टिहीन अगर आपके परिवार में रहा होगा तो वो जेनेटिक, वो एक हेरिडिटी आप में आ गई। अब ये कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो है नहीं, किंतु उनके पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। नहीं, अच्छा वो आ तो गई, उसका कोई इलाज भी नहीं है इस दुनिया में? नहीं फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जो ब्लाइंडनेस है सभी भाई बहनों का, इसको अंग्रेजी में रेटिनेटस पिगमेंटोसा, आरपी मेडिकल के भाषा में कहते हैं। तो दिस इज द डीजेनरेशन ऑफ रेटिनल सेल्स। लेकिन तो बचपन में ठीक हुआ रहा होगा जब आप पैदा हुए, या उसके 1-2 साल बाद? नहीं, बचपन से बिल्कुल ऐसे पैदाइश? हाँ, पैदाइश जैसा था सभी के साथ। अच्छा, ऐसे केसेस और कहीं मिले हैं कि? और कहीं भी है।
है ऐसा? हाँ, लेकिन परिवार में एक या दो भाई बहनी ऐसे होते हैं, पांच पांच होना भी बहुत रेयर है। हाँ हाँ हाँ। तो ये पांचों जो आप भाई बहन थे आपस में खेलते कूदते जो कुछ करते वगैरह थे, तो सब सामान्य बच्चों के जैसा ही होता था? सामान्य बच्चों जैसा ही होता था, जी। लेकिन हमारे मम्मी पापा को बड़ा सावधान रहना पड़ता था। जैसे घर पर कोई चीज बीच में न रखी जाए, कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई चीज बीच में न रखी जाए, हमको ठोकर लग जाती थी। तो इसलिए सावधानी से रखते थे, हमको दिखा देते थे यहाँ चीज ये पड़ी है। और हमारे पिताजी का उल्लेख मैं खास तौर से करना चाहूंगा, स्वर्गीय हरदयाल दास जी, उन्होंने एक बड़ी बहुत अच्छी बात की। हमें दिखाई नहीं देता था, किंतु उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमें दिखाई क्या नहीं बात देता। है, क्या बात है। कैसे? वाह। आज पतंग का दिन है, हाँ। मकर संक्रांति है, और हमारी जिद रहती थी कि पापा हम भी पतंग उड़ाएंगे। हाँ। तो हमें पतंग की डोर हमारे हाथ में दे देते थे और खुद पतंग को उड़ाते थे, और हमारे हाथ में डोर देते थे, बोले खींचो पतंग जाएगी ऊपर। अब पतंग ऊपर जा रही है, नहीं जा रही जी, है, अटक जी, रही है, हाँ, वो हाँ। बात अलग। लेकिन हमें एक संतोष होता था कि हमने भी पतंग उड़ाई है। पतंग उड़ाई। उससे क्या हुआ, हमारे मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं क्या आया। मैंने साइकिल चलाना सीखा, पिताजी रोड पर सुबह सुबह ले जाते, बोले चलाओ, साइकिल चलाना सिखाया उन्होंने मुझे। वाह, टू व्हीलर चलाना सिखाया। हालांकि हम कोई रोड पर थोड़ी टू व्हीलर चला सकते हैं, लेकिन उस छोटी अवस्था में हमको ये लगता था कि मेरे मित्र अगर साइकिल चलाते हैं तो मैंने भी चलानी चाहिए। तो उससे ये होगा, कभी हमारे मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया, एक आत्मविश्वास बन गया कि हम किसी से कम नहीं। तो वो आत्मविश्वास आज भी मेरे हृदय में बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि और हमेशा बढ़ा रहे और बढ़ता चला जाए। और आप कुछ प्रश्न पूछ रही थी? अभी आपने बात कही कि कला साहित्यकार को ब्रह्मांड की साथ चलना चाहिए, ब्रह्मांड की संवेदना के साथ चलना चाहिए। सर, बुरा ना मानते हुए मुझे एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए कि क्षित जल पावक गगन समीरा, ये जो पंच तत्व हैं ब्रह्मांड के, उनकी पीड़ा या उनकी संवेदना आप देख पाए हैं कभी, या किस तरीके से फिर आप इन पीड़ाओं को समझते हैं और अपनी रचनाओं में उतारते हैं? कभी ना कभी आपने प्रकृति वर्णन की भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। एक साहित्यकार होने के नाते ये प्रश्न कर रही हूँ सर आपसे। देखिए कि जब मैं ब्रह्मांड की पीड़ा की बात कर रहा हूँ, मैं उसे मानवीय संदर्भों में देखने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि ये जो पांच महाभूत है जिससे आप लोग सारा ब्रह्मांड बना है, ये बिल्कुल है, लेकिन कहीं कहीं इन पांचों महाभूतों का समीकरण क्यों बदल जाता है कि किसी के आंखों में दृष्टि नहीं होती, किसी के पैर नहीं होते, किसी को सुनाई नहीं देता? क्या पांच महाभूतों का जो आपस में मिलन होता है, वहां भी कहीं ना कोई गड़बड़ तो आ ही बेशक, है। बेशक, तो इस बेशक। पीड़ा को मुझे कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करना है। मैं सहजता के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि ईश्वर जो तुमने किया है बड़ा ठीक किया है, वो मैं सत्य करे उसे स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार नहीं करता, मैं अंकित करना चाहता हूं कि महाभूतों की जो संकल्पना है, जो परिप्रेक्ष्य है, या ईश्वर की जो लीला है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दरारें जरूर रह गई हैं। उसे कम से कम अंकित तो कर दें। हम ठीक ना भी कर पाए, बात अलग। क्या बात है। हाँ, ये अनिल मलोकर जी पूछिए। नमस्कार विनोद जी। और दरअसल जो हम लोग संवाद सुन रहे हैं डॉक्टर सागर जी के साथ में आपका, तो कई चीज़ों से मतलब रोशनी पड़ रही है, और लगता है कि सचमुच ये बड़ी विचित्र परिस्थितियों में आपने जो संघर्ष किया है। मैंने 20 साल पहले एक मतला और 2 शेर लिखे थे, जो आपको तीनों भाइयों को मैं नज़र करता हूँ साहब, कि जिंदगी की राहों में खुद को तन्हा पाता हूँ, जिंदगी की राहों में खुद को तन्हा पाता हूँ, गम से लोग डरते हैं और मैं गम उठाता हूँ। एक रेला पानी का, एक रेला पानी का, इसको यूं बहा लेगा, जानकर सरे साहिल फिर भी घर बनाता हूँ। क्या बात। और विनोद जी, ये शेर कि मुझको ये जहां वाले, आपके लिए कह रहा हूं मैं, मेरे लिए नहीं, कि मुझको ये जहां वाले भूल ही न पाएंगे, मैं विनोद दुनिया को रास्ता दिखाता हूं। मैं विनोद दुनिया को रास्ता दिखाता हूं। क्या बात। मैं इसलिए भी एक बात कहता हूं कि जिस प्रकार के
दुनिया आसपास होती चली जा रही है, सारी तकनीकों का खेल होता चला जा रहा है और सारा दौलत का खेल होता चला जा रहा है। इस परिवेश में मेरा ये पूर्ण विश्वास है और इस बात को मैं मानता हूं कि खास करके कविता जिंदगी को समझने का और जिंदगी का आनंद लेने का सबसे अधिक सशक्त माध्यम है। सही बात है, सही बात, सही बात है। और कोई प्रश्न किसी के? हाँ, डॉक्टर आचार्य। प्रणाम। हम बचपन में सूरदास जी की कविताएं पढ़ते थे, तो वह पढ़ के लगता था कि उन्होंने साक्षात भगवान को देखा है, उनकी लीलाएं उसको इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है जैसे कि वो खुद अपने सामने देख रहे हों। तो वह किस तरह से, जैसे कि पीले रंग के वस्त्र पहन के गोपाल खेल रहे हैं, तो वह किस तरह से यानी व्यक्त करते हैं आप? अब जहां तक सूरदास जी की जीवन का सवाल है, मैंने जहां तक सुना है, सूरदास जी को पहले दिखाई देता था और बाद में वो दृष्टिहीन हुए, तो उनके पास वो अनुभव था कि पीला रंग क्या होता है, उनके पास वो अनुभव था कि फूल कैसा दिखाई देता है, तो उसका वर्णन वो स्वाभाविक कर सकते हैं। यदि आप मेरी कविताओं पर ध्यान दें तो मेरी कविताओं में, क्योंकि मैंने दुनिया को आंखों से नहीं देखा, तो मेरी कविताओं के अंतर्गत आपको दृश्य वाले बिंब या दृश्य वाले प्रतीक, जो दृष्टि से संबंधित है, ऐसे प्रतीक और ऐसे बिंब आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहूं अगर, तो यदि मैं प्रेम गीत लिख रहा हूं तो मैं मेरे प्रेम गीत के अंतर्गत मेरे प्रेयसी की नीली नीली आंखों का जिक्र नहीं होगा, उसके लाल होठों का जिक्र नहीं होगा, उसके गोरे गालों का जिक्र नहीं होगा, उसके काले जुल्फों का भी जिक्र नहीं होगा। अगर कहीं कुछ होगा तो उसके मुलायम चुहन का जिक्र होगा। क्या बात है? उसकी आवाज के माधुर्य का जिक्र होगा। क्योंकि मेरे पास जब प्रेम पहुंचता है वो, तो वो आंखों के माध्यम से नहीं पहुंचता। आप कितने सुंदर दिखाई देने में आप कितने सुंदर है, वो प्रेम मेरे तक नहीं पहुंचता। मेरे तक प्रेम उसके आवाज के जरिए पहुंचता है, उसके चुहन के जरिए पहुंचता है और उसके आत्मा के जरिए पहुंचता है, उसके विचारों, उसके जज्बातों के जरिए मेरी तरफ प्रेम। तो इसलिए मैं एक और भी काम कर रहा हूं, साहित्य में विकलांग विमर्श का सिद्धांत को मैं विकसित कर रहा हूं, यानी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर की थ्योरी को मैं डेवलप कर रहा हूं और 1-2 साल में आपके पास बाकायदा डेवलप्ड किताब होगी इस थ्योरी की। जिस प्रकार से आप फ्राइडियन लिटरेचर देखते हैं, मार्क्सवादी लिटरेचर देखते हैं, दलित लिटरेचर देखते हैं, स्त्रीवादी चिंतन लिटरेचर साहित्य देखते हैं, इसी प्रकार से साहित्य को डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव यानी विकलांग जो संवेदना के संदर्भ में भी उसको इंटरप्रेट परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो एक मैं एस्थेटिक्स डेवलप कर रहा हूं, एस्थेटिक्स जो है, जो सौंदर्य बोध जिसको कहेंगे और उर्दू में जिसको जमालियत कहेंगे, तो ये जो जमालियत है अदब के अंदर, या जो अंग्रेजी में जिसको एस्थेटिक्स कहेंगे, हिंदी में सौंदर्य बोध कहेंगे, तो बहुत लोगों को ऐसा भ्रम है कि सौंदर्य बोध का संबंध केवल ऐसी चीजों से है जो आंखों से दिखाई देती है, किंतु सौंदर्य बोध का संबंध हमारे 5 इंद्रियों से है। जो भी चीज आपको आनंद की अनुभूति कराए, चाहे वो स्पर्श के माध्यम से हो, वाणी के माध्यम से हो, खुशबू के माध्यम से है या स्वाद के माध्यम से, वहां भी सौंदर्य बोध निर्माण होता है। क्या बात ऐसा है, मेरा क्या मानना बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई किसी के मन में प्रश्न? तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आपने कहा, लोगों की जिज्ञासाएं भी और जो प्रश्न थे उनका भी। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का समापन आपकी किसी एक कविता के साथ में हो। किसी कविता, मेरी 2-3 कविताएं बड़ी बेचैन हैं, मैं कुछ बंद चुनिंदा सुनाना चाहूंगा। जरूर, स्वागत। क्योंकि अदरवाइज ये ब्रेल की कॉपी इस सभावर से उदास न जाए। बिल्कुल। अंधेरों में कहीं देखो छुपा कागज पड़ा होगा। जो मैं कहता था कि मैं बात कहता हूं, इसमें कुछ बात होती है, वो बात यदि आप तक पहुंच जाए कि अंधेरों में कहीं देखो छुपा कागज पड़ा होगा, बदल डाले जो दुनिया को बयां उस पर लिखा होगा। क्या बात है। और
एक शेर ये देखें कि मुझे सूरज न बनना है, न तुम ऐसी दुआ देना। मुझे सूरज न बनना है, न तुम ऐसी दुआ देना। जमाने से यू जलते रहना, सूरज को खला होगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह और ये शेर देखें जी। कि उतर आई हो नस नस में, हाँ। जो गंगा यूं लगा मुझको। वाह उतर आई हो नस नस में, जो गंगा यूं लगा मुझको। कहीं अनजाने में उनका दुपट्टा छू गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। उतर आई हो नस नस में। अब यहां भी देखें, मैंने ये नहीं कहा कि आप समीप से गुजर गई और गंगा की लहरें मेरे शरीर में उतर गई, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा दुपट्टा छू गया। आप देखिए कि वो जो एस्थेटिक्स, वो जो सौंदर्य बोध है छूने का, स्पर्श का, वो यहां पर मैं क्रिएट कर रहा हूं। उतर आई हो नस नस में, जो गंगा यूं लगा मुझको। कहीं अनजाने में उनका दुपट्टा छू गया होगा। और न जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से। क्या बात है, न जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से। खिलौनों की जगह तुमने किताबों को रखा होगा। वाह 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 कि वाह। न जाने क्यों मेरा आज क्या बात है, सही न बात। जाने क्यों मेरा बच्चा नहीं मुस्काया मुद्दत से। खिलौनों की जगह तुमने किताबों को रखा होगा। और आज की तरक्की पर बात की है। जी। तरक्की ये शहादत और कितनी मांगेगी बोलो। हाँ तरक्की ये शहादत और कितनी मांगेगी बोलो। कुल्हाड़ी को सभी जंगल के पेड़ों ने कहा होगा। क्या बात है, क्या बात कुल्हाड़ी है, को सभी जंगल के पेड़ों ने कहा। होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और ये एक दो बंद इसका भी देख लें। इरशाद। किनारों से ये जानो, हाँ। प्यास आखिर किसको कहते हैं। किनारों से जानो प्यास आखिर किसको कहते हैं। किनारों से ये जानो, प्यास आखिर किसको कहते हैं। लबों पर जाम रख कर भी हमेशा प्यासे रहते हैं। क्या बात है, किनारों से ये जानो, प्यास आखिर किसको कहते हैं। लबों पर जाम रख कर भी हमेशा प्यासे रहते क्या हैं। बात है, क्या हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई। हाय हाय हाय। हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई। गुनाहों की सजा पाकर गुनाहों से क्या डरते हैं। क्या करते हैं, वाह 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 वाह। क्या बात है, एक आध और हो जाए। अब एक जिस किताब पर मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ जी। है, और बाय चांस मैं ये भी बता दूं इंसिडेंटली कि भारत की 24 भाषाओं में मैं ऐसा पहला दृष्टिबाधित लेखक हूं जिसे ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस दृष्टि से विकलांगों का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व साहित्य के अंतर्गत हो रहा है। ये बाकी क्षेत्रों में भी होना चाहिए। बेशक। तो एक मेरी गजल है जी। जो कि मेरे उस सिंधी सगरा की टाइटल गजल है, उसी के नाम पर हथ पकड़ जा, ये रदीफ है उसका। अच्छा, हाथ पकड़ अब लिया। उसका जो मैंने अनुवाद किया है वो बिल्कुल बहर वजन में उतना नहीं है, क्योंकि वो सिंधी में तो बहर वजन में है, लेकिन कम से कम ख्याल आप तक जरूर पहुंच जाएगा। जी। उस गजल के ख्याल जरूर पहुंच जाएंगे। तो मैं वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। स्वागत। अगर मैं कभी खुद से डरूं, हाथ पकड़ना। अगर मैं कभी खुद से डरूं, हाथ पकड़ना। अगर मैं बेवजह ही रोऊं, हाथ पकड़ना। वाह। और भरी बरसात में बादल के पीछे, भरी बरसात में बादल के पीछे, अगर मैं नंगे पांव दौड़ूं, हाथ पकड़ना। पकड़ना। वाह वाह वाह। और कभी जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर, कभी जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर, गर प्रिय तुझसे बिछड़ जाऊं, हाथ पकड़ना। वाह। गर प्रिय तुझसे बिछड़ जाऊं, हाथ पकड़ना। और जा रहा हूं खुदा के पास, मगर याद रखना। जा रहा हूं खुदा के पास, मगर याद रखना। घर में खाली हाथ लौटूं, हाथ पकड़ना। वाह 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 वाह। जा रहा हूं खुदा के पास, क्या बात मगर याद रखना। घर में खाली हाथ लौटूं, हाथ वाह। पकड़ना। और उजाला आंखों में भर सदा देना मुझको। वाह।
उजाला आंखों में भर सदा देना मुझको, गर अंधेरों में भटक जाऊं हाथ पकड़ना, गर अंधेरों में भटक जाऊं हाथ पकड़ना, भरोसा रहा नहीं कारवां पर कभी, वाह, भरोसा वाह। रहा नहीं कारवां पर कभी, गर अकेला छोड़ जाए कारवां हाथ पकड़ना, वाह, और छोड़ जाए गर हाथ चांद सूरज और सितारे, वाह, छोड़ जाए गर हाथ चांद सूरज और सितारे, अंधेरों में भी मैं जी सकूं हाथ पकड़ना, वाह, 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 छोड़ जाए गर साथ चांद सूरज और सितारे, अंधेरों में भी मैं जी सकूं हाथ पकड़ना, मेरे सारे वादे याद रखना, मेरे सारे वादे याद रखना, कभी गर मैं जो वादा तोड़ूं हाथ पकड़ना, आए है। कभी गर मैं जो वादा तोड़ूं हाथ पकड़ना, और जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी गलियों पार कर, जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी गलियां पार कर, जब तुम्हारे करीब से गुजरूं हाथ पकड़ना, क्या बात है, क्या बात और बेखुदी में जब आऊं सिंधु किनारे, क्योंकि वो सिंधी कल्चर की जो सेंसिबिलिटी है, क्योंकि जब भारत का पार्टीशन हुआ तो हमारी अपनी जमीन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो सिंध प्रोविंस था, जी। वो भारत से जुदा हो गया, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव है कि बेखुदी में जब आऊं सिंधु किनारे, वाह, वाह, सचल शाह बनकर अम्मा हाथ पकड़ना, क्या बात, और शाह क्या अब्दुल बात है, लतीफ जी हाँ, जी हाँ। और सचल सरमस्त, ये सिंधी भाषा के दो महानतम क्लासिकल पोइट्स माने जाते हैं। तो इस बेखुदी में जब आऊं सिंधु किनारे, सचल शाह बनकर अम्मा हाथ पकड़ना, और जिंदगी से अभी यह आस है बाकी, जिंदगी से अभी यह आस है बाकी, कभी अजनबी सा गर मैं मिलूं हाथ पकड़ना, नहीं टहनी नहीं पेड़ का है कोई अपराध, जी हाँ। नहीं टहनी नहीं पेड़ का है कोई अपराध, सूखा फूल बनकर गिरूं हाथ पकड़ना, वाह। सूखा फूल बनकर गिरूं हाथ पकड़ना, और कभी दिल से कभी जहन से काम लिया, कभी दिल से कभी जहन से काम लिया, जब किसी की भी ना सुनूं हाथ पकड़ना, वाह, 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 और तसव्वुर भी तेरा याद भी तेरी प्रिय, तसव्वुर भी तेरा याद भी तेरी प्रिय, जब सांस में अंतिम लूं हाथ पकड़ना, वाह, वाह, जब सांस में अंतिम लूं हाथ पकड़ना, क्या बात है। हाथ पकड़ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे संपूर्ण जीवन को, खास करके किसी भी दृष्टिहीन के जीवन को यदि एक मुहावरे में सबक करना हो तो हाथ पकड़ना, हमें क्या कहीं भी बात। जाना पड़ता है तो अजनबियों के अपनों के हाथ का ही माध्यम होता है, तो हाथ पकड़ना मेरे लिए एक यूनिवर्सल सिंबल है, और उसी को माध्यम बना करके मैंने अलग अलग संवेदनाओं को अलग अलग शेरों में बांधने का प्रयास किया है। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के निमंत्रण पे आप यहाँ पे पधारे, और बहुत बड़ी मार्मिक, बड़ी काम की, बड़ी गहरी बातों से आपने हमको परिचित कराया। मैं विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से आपका आभारी हूँ, और उसी प्रकार आप तमाम लोग जो यहाँ पे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर महीने के, आमतौर पे हर महीने के पहले इतवार को यह कार्यक्रम शाम को 6 बजे यहाँ होता है। डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं थे, इसलिए पहले इतवार को नहीं हुआ, दूसरे इतवार को हम कर रहे हैं आज के क्रम। तो आप भी जरूर तशरीफ लाइए। मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से, हम पूरे आसुदानी परिवार की ओर से, मैं विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का तहे दिल से शुक्रिया मानता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और डॉक्टर कादीवाला साहब, आपका भी शुक्रिया। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है, आगे भी मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है कि बस आपके सानिध्य में आपको देख करके हमने कविता का दामन थामा था और यहाँ तक पहुंचे, और आपका प्रेम इसी प्रकार से बना रहेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा, वो जो आप बोल रहे थे भाई की किताब का, हाँ, तो अब हम 2 मिनट और रुकेंगे, और एक ये लीजिए, ये लीजिए। मित्रों,
मित्रों, जैसे मैंने कहा कि मेरे छोटे भाई और बड़े भाई दोनों यहाँ पर विराजमान हैं। डॉक्टर घनश्याम आसुदाणी, वे एक जाने माने हिंदी के कहानीकार हैं और योगा योग ऐसा हुआ है कि अभी अभी 1-2 दिन में उनकी एक नई किताब, चौथा कहानी संग्रह माँ जाई आ चुका है। मैं घनश्याम जी को कहूंगा कि आए, वैशाली भाभी भी आए, आरती जी आए, राजेश जी, आप सभी सामने आए और मैं डॉक्टर सागर खादीवाला से निवेदन करूंगा कि आप इस नई पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण करें ताकि ये पुस्तक पाठकों तक पहुंचे। घनश्याम जी, आप नहीं, आए। मैं आपके इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। ये किताब का लोकार्पण वगैरह बहुत बढ़िया बात है और बड़ा मार्मिक क्षण होता है, लेकिन आज एक और अधिक मार्मिकता जुड़ गई है। आपके भाई साहब भी यहाँ मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई की किताब का लोकार्पण छोटे भाई के हाथों से हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं डॉक्टर विनोद आसुदाणी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने बड़े भाई श्री घनश्याम आसुदाणी जी की पुस्तक का लोकार्पण करें। आइए आइए इधर आइए, डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए, आ जाइए संजय जी। आइए डॉक्टर साहब। घनश्याम जी लीजिए, ये लीजिए विनोद जी, ये लीजिए डॉक्टर साहब जी। मालूकर जी एक चित्र ये ले लीजिए संवाद का, वो फोटोग्राफर आया नहीं, अखबार में जो, तो डॉक्टर साहब एक थोड़ा बैठ जाइए कुर्सी पे 1 मिनट के लिए अपन। हाँ तभी वो संवाद आना चाहिए और अपन बात कर रहे हैं बस ऐसा, बस नहीं वो तो मैं आपको न्यूज कटिंग भिजवाऊंगा। हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ जैसा मेरी, हाँ बस ऐसा, हाँ बात कर रहे हैं, एक आम बात कर, बस बात करने वाला फोटो चाहिए उसमें जी। इस मोबाइल पे भी लेना चित्र, एक मिनट हाँ 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 ले लो, बातचीत करते हुए हाँ, लगना चाहिए ना भाई, बातचीत कर रहे हैं। हाँ चलिए आइए।